और हिमाचल में क्या हालात हैं ताज़ा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी नवनीत शर्मा कांगड़ा से मौजूद हैं और वो बताएंगे आपको कि वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, जान माल का कितना नुकसान हो चुका है। नवनीत, क्या हालात हैं हिमाचल के? जी सिद्धार्थ जी, हिमाचल के हालात आपने अपनी इंट्रो में बहुत अच्छे से बता दिए हैं। यही सब है यहाँ। बारिश है, 24 घंटे में जितनी बारिश बरसनी चाहिए वो 2-2 घंटे में बरस जाती है। बारिश का, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है और इसके अलावा ज़मीन कमज़ोर हुई है। और मौसम, हम अगर ये कहें कि ख़राब हो गया है तो ये शायद गलत प्रयोग होगा। मौसम जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन हमने शायद प्रकृति को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो मौसम की मार सह सके। जी, तो आपका कहना ये है कि हर साल मौसम इस तरह का ही रहता था, लेकिन चूंकि हमने लगातार इतने कंस्ट्रक्शन वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में किए, जिसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन की वजह से भूमि में दरारें आ गई। क्या स्थिति जी। वहाँ पर बन रही है? इतने सारे कंस्ट्रक्शन और जो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसके बाद क्या स्थिति है? उसके बाद स्थिति ये है कि इस बार की, पिछले साल की, उससे पिछले साल की और इस बार की जो बरसात है उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो परिणाम हैं, उनको एक सबक की तरह होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के लिए, बल्कि उत्तराखंड के लिए भी। उसकी वजह ये है कि ड्रेनेज सिस्टम के साथ छेड़छाड़ है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, लालच की कोई सीमा नहीं बची है। आनी में परसों आपने वीडियो देखा होगा, आनी में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वो 6 मंजिल से कम शायद कोई बिल्डिंग नहीं थी। अब इतने पहाड़ी इलाके में, जो सीस्मिक जोन में, पूरा हिमाचल सीस्मिक जोन में कोई 4 है, कोई 5 है, और उसके बाद कंक्रीटाइजेशन इतनी ज़्यादा है, तो उसके बाद यही सब होना था। और ड्रेनेज को, हम नालों को रोक के बैठ गए थे, तो ये सब होना था। ये ठीक है कि बारिश की इंटेंसिटी बढ़ी है, पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है ओवर द ईयर्स, और देश भर के विज्ञानी इस बात को मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी अंतर आया है रेनफॉल के पैटर्न में, रेन की इंटेंसिटी में, उसकी मात्रा में भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बरसातें पहली बार हो रही हैं, पर यह है कि हमने कंस्ट्रक्शंस ऐसी कर दी। अब आप शिमला को देखें, वहाँ 120-130 साल पुराने पेड़ हैं। अब हुआ ये कि जहाँ पेड़ थे, पहले माना जाता था कि जी यहाँ पेड़ है, मेरे घर के पास पेड़ है, ये मेरी शान है। अब ये है कि अर्जियां दी जा रही हैं कि पेड़ काट दीजिए वरना ये हमारे ऊपर गिरेगा। 4 दिन में 550 पेड़ कट जाता है, और अभी 1700 के करीब एप्लीकेशन एमसी शिमला के पास पेंडिंग है। तो अब ये हुआ कि पेड़ पहले से था वहां, या घर पहले से था। जाहिर है पेड़ पहले से था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ घर बनाया है इसलिए पेड़ को काट दीजिए वरना हम नहीं बचेंगे। ये एक प्ली ली जा रही है। जी नवनीत, मेरे 2 सवाल हैं। एक बेहद छोटा सवाल है और एक थोड़ा सा बड़ा होगा। पहले छोटा सवाल ले लेता हूं कि शिमला में या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, मंडी, सोलन, कांगड़ा, यहाँ पर कितने मंजिला इमारत बनाने की परमिशन है? ऐसा कोई नियम नहीं है। शिमला में एनजीटी ने कहा था कि 2.5 मंजिल से आप ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे 2.5 मंजिल का मतलब है कि 2 फ्लोर्स हो गए आपके और एक एटिक का पार्ट ऊपर। जी, लेकिन उसके लिए हिमाचल की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कि नहीं, हमें 2.5 मंजिल से ज्यादा मंजिल बनाने की अनुमति दी जाए। वो एक तरह से एनजीटी के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। तो उसकी अभी हियरिंग चल रही है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है, इसलिए इस पे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी कोई कैप जैसी स्थिति नहीं है कि इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते या इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। जी। जिन दर्शकों को एटिक के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि कमरे के ऊपर एक छोटा सा एरिया हम बना लेते हैं, नीचे से उसमें छत की तरफ से एक दरवाज़ा भी देते हैं ताकि हम अपना सामान रख सकें। नवनीत, जो इमारतें गिरी हैं वो क्या इलीगली बनाई गई थी, ऐसा कहा जा सकता है, या फिर पूरी परमिशन को ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण किया गया था? सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसकी 2-3 वजह हैं। ब्लैंकेट तौर पे ये कह देना कि जी सारी ही बिल्डिंग्स इलीगल थी, ये तो गलत होगा। लेकिन एक पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो यही है, बिना मिट्टी की जांच किए। जैसे अब
अब चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पहले भूगर्भीय सर्वेक्षण होगा हिमाचल में, उसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाएगी। प्रश्न ये पैदा होता है कि आज तक वो इजाजतें कौन देता रहा? आपने नालों के ऊपर पिल्लर डाले और पूरे शिमला में कंस्ट्रक्शन कर दी। एक घर गिरता है ताश के पत्ते की तरह, जो 20-25 घर ऊपर हैं वो भी साथ ही आ जाते हैं। तो ऐसा ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे ये सब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हर आदमी एक वोट है, और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो पॉलिटिकल विल है वो ब्यूरोक्रेटिक विल के ऊपर हावी हो जाती है। और आम आदमी का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि मुझे घर बनाने की इजाजत मिल गई। ये उसको नहीं पता है कि मैं जिस लैंड पे घर बना रहा हूँ मुझे यहाँ बनाना चाहिए या नहीं, या ये कहीं मतलब ऐसा ना हो कि मैं यहीं दब के मर जाऊं, ऐसी कोई चेतना नहीं। जी, मुझे लॉर्ड कर्जन के ज़माने की एक कहानी याद आ रही है। उस समय कहा जा रहा था कि 32,000 लोग जो है वो शिमला में बस गए। ये बात लॉर्ड कर्जन को पता चली और उन्होंने उसके बाद शिमला में बसाहट रोक दी थी। अब शिमला की कितनी जनसंख्या है और कितने बाहरी लोग वहां आकर बस चुके हैं? जी, बाहरी लोगों के बसने की जहां तक बात है, धारा 118 हिमाचल में है, लेकिन वहां इसके तहत ये है कि बाहर का आदमी एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप कोई आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप सिर्फ रहने के लिए फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसके लिए इजाजत है। तो अभी जो आपने कहा, बेसिकली शिमला 25,000 लोगों के लिए बना था, और अब मेरा अपना ये मानना है कि 3 लाख से ज्यादा लोग हैं। हालांकि गवर्नमेंट इसको 2.5 लाख या 2.25 लाख या और लोग भी यही कहते हैं, पर मेरा अपना ये मानना है कि 3 लाख से ऊपर लोग शिमला में बस गए हैं। और शिमला तो उतना ही रहा, रिज वही है, मॉल रोड वही है, लेकिन वो नालों को खोद खोद के, खड्डों को खोद खोद के और वहां से पिल्लर उठा के कंस्ट्रक्शन करके, जंगलों को काट काट के शिमला का आकार बढ़ाने का प्रयास हुआ। तो इसलिए 3 लाख से ज्यादा लोग, मैं मान के चलता हूँ कि इस समय शिमला पे भार बहुत ज्यादा है। वाहनों का भार भी है और हम सबका भी। जी नवनीत, एक और मेरा सवाल है कि अब बात आती है मुआवजे की। चूंकि नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है, इतने सारे घर ढह चुके हैं, तो मुआवजा भी जाहिर सी बात है उसको लेकर भी सवाल अब आएंगे ही। 2 तरह से मुआवजा होता है, एक तो इंश्योरेंस का, दूसरा सरकार देती है। तो क्या जो घर पहाड़ों पर बने हुए हैं उनका इंश्योरेंस होता है या उनका किसी भी तरह से कंपनसेशन कोई कंपनी करती है? दूसरा, सरकार की क्या तैयारियां हैं मुआवजे को लेकर? देखिए, रियल टॉक तो यही है कि घर बहुत कम लोगों का इंश्योर्ड होता है। जिसने बैंक से लोन लेके बनाया है उसका थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से नालों के बीच में घर बनाया, व्यास दरिया के बिल्कुल उसकी गोद में घर बना दिया, तो अभी पीछे गवर्नमेंट ने ये फैसला भी लिया कि जिन्होंने अतिक्रमण करके इलीगल पोजेशन किया था और उसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन की थी, तो उनको तो गवर्नमेंट कोई मुआवजा नहीं दे पाएगी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हिमाचल गवर्नमेंट अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी को भी मुआवजा दे सके घर टूटने का। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है रोड्स का, घरों का, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स का, इसके अलावा कृषि का, बागवानी का। तो अगर स्पेसिफिकली हम घरों तक भी सहमत रहें, घरों तक भी सीमित रहें, तो भी इतना ज्यादा मुआवजा मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट दे पाएगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं दे पाएगी। जी नवनीत, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि वहाँ पर जान माल का कितना नुकसान है? कुछ आकलन हो पाया है क्या अभी तक? क्योंकि स्थिति अभी तक काबू में नहीं है, लगातार इस तरह का दरकना, बारिश का होना जारी है, तो संभावना है कि अभी आकलन पूरी तरह से नहीं लगा जा सका होगा। तो अभी तक जो आंकड़े हैं वो यहाँ हर रोज, जी प्लीज, यहाँ हर रोज जो मौसम है वो एक मौसम नहीं, सॉरी, आपदा जो है वो एक नई कहानी उसमें जोड़ देती है। तो अभी तक हम लोग जो फॉलो कर रहे थे, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और बिल्कुल ऐसा, बल्कि हम ये मानते हैं कि इससे ज्यादा का भी हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट लेवल पे जो आकलन चल रहा है तो वो अभी 75-100 करोड़
इस तरह से रोज के रोज वो कैलकुलेशन वो फील्ड से रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट्स देता है कि किस हेड में कितना लॉस हुआ। उसके बाद अभी उस पर काम जारी है, पर रफली हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका। जी नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस ताज़ा जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमें वो सारे रास्ते दिखाने के लिए जिन पर इंसानों को चलना चाहिए था लेकिन हम नहीं चले। हो सकता है ये हादसे हमारे लिए अब एक सबक बन सके।